लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ के बाद जो अगला टॉपिक आता है अपना, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जो ये वर्ड लिखा हुआ है डाइवर्सिटी, इस पे फोकस करते हैं कि एक्चुअल में डाइवर्सिटी है क्या। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा एरिया एक जैसा तो नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि कहीं पर अर्थ पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, कहीं पर ओशियन है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे आइस जमी हुई है पूरी। तो कहने की बात यह कि पूरा जो एरिया है वो एक जैसा ना हो कि अलग अलग है, और एरिया के अकॉर्डिंग ही वहाँ का क्या है, क्लाइमेट होता है वहाँ का। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ पे जो एरिया है उस पे मौसम की बात करें या उस एरिया की बात करें, वो भी एक जैसा नहीं है। तो इसके लिए भी हम क्या बोलते हैं कि भाई वेरिएशन है, यहाँ पे डिफरेंस है एरिया वाइज, क्लाइमेट वाइज। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। जब डाइवर्सिटी यानी कि जो वेरिएशंस होते हैं इस टाइप के, जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच प्रेजेंट हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो, एनिमल में या प्लांट में, तब उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज करते हैं। मतलब क्या होता है, बायो मीन्स क्या है, लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया, वेरिएशंस वगैरह। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उनको कहते हैं द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज आल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इस अर्थ पे टोटल जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है उसके लिए हम बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये क्यों बोल सकते हैं, अगर हम बोलते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अर्थ पे 100 स्पीसीज है। अब 100 स्पीसीज है तो हमने जो काउंट किया है वो किस बेसिस पे किया है कि पहली स्पीसीज जब दूसरी स्पीसीज से अलग है तभी तो हमने उसको अलग काउंट किया। अगर वो सेम उसके जैसी होती तो हम उसको एक ही ना काउंट करते। फिर जब वो हमने अलग अलग काउंट किया है तो उसका मतलब क्या, पहली दूसरे से अलग है, दूसरी तीसरे से अलग है, तभी तो हमने अलग अलग काउंट किया उसको। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी भी अर्थ पे होंगी वो क्या, एक दूसरे से क्या वेरिएशन शो कर रही है, डिफरेंस शो कर रही है। तो डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को भी हम क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अर्थ के ऊपर लगभग कितनी, लगभग 10 मिलियन स्पीसीज से भी ज़्यादा, 10 मिलियन स्पीसीज से भी ज़्यादा स्पीसीज, ठीक है, प्रेजेंट है। अब इनमें से हम देखते हैं तो अराउंड 1.7 मिलियन स्पीसीज को अभी तक साइंटिफिक तरीके से क्या किया जा चुका है, इनको क्लासिफाई किया जा चुका है, यानी कि इनका वैसे नाम वगैरह साइंटिफिक तरीके से रखे जा चुके हैं। अब इन 1.7 में से भी कोई 1.5 मिलियन स्पीसीज के आसपास क्या है, एनिमल्स हैं, और कोई 0.5 मिलियन के आसपास प्लांट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीसीज है अर्थ पे वो एनिमल्स की ज़्यादा, और एनिमल में भी इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो एनिमल सबसे ज़्यादा है, प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.7 से 1.8 मिलियन ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चले। अब बात ये आती है कि इतनी ज़्यादा नंबर में जब एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इन सभी स्पीसीज के बारे में अलग अलग याद रखना। भाई इतनी सारी स्पीसीज है तो अलग अलग किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकलता है क्या, कि अगर इन सभी स्पीसीज को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उनके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अगर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए तो काफ़ी आसान हो सकता है। और ग्रुपिंग करना इन ऑर्गेनिजम्स की क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल के अंदर मान लीजिए 100 बच्चे हैं। अब 100 के 100 के बारे में आपको बोला जाता है कि आपको इनके बारे में फीचर्स आपको याद रखने हैं, इनके करेक्टर याद रखने हैं।
तो काफ़ी मुश्किल काम है। तो आप क्या करोगे फिर दोबारा से, आप करोगे कि मान लीजिए कि जो बच्चा 6th क्लास पास कर किया है उसको आप 7th में रखेंगे, जिन बच्चों ने 7th पास की उनको 8th में रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे। अब 6-7 ग्रुप बने, 6-7 ग्रुप के फीचर आप आराम से याद कर सकते हो कंपेयर टू 100 बच्चे। ठीक है, ऐसे ही इतने ज़्यादा स्पीसीज के बारे में अलग अलग पता रखना काफ़ी मुश्किल है। तो क्या करते हैं, इनको इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, कि अगर सिमिलैरिटी आ रही है फीचर्स के अंदर, जैसे गाय और भैंस है, दोनों में सिमिलैरिटी आई है कि दोनों क्या करते हैं, दूध देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो वो मैमल्स के अंदर आ गए। जो नहीं करते हैं वो अलग ग्रुप में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इनके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो इसी को क्या बोला गया, क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन करने के लिए जो रूल्स वगैरह, भाई कुछ तो रूल फॉलो किए जाते होंगे कि भाई ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ तो रूल होंगे, कुछ तो प्रिंसिपल, कुछ तो प्रोसीजर होगा। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए जो रूल्स, जो गाइडलाइन, जो प्रोसीजर, जो प्रिंसिपल लिखे गए हैं, बताए गए हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या हुई, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए जो भी रूल, जो प्रोसीजर, जो प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, रखा जा सकता है, तो वो बेसिस क्या है, तो वो बेसिस कौन बताता है, वो टैक्सोनॉमी बताती है। टैक्सोनॉमी बताती है। जो टैक्सोनॉमी, जो वर्ड दिया था, जो टर्म दिया था, टर्म वो दिया था A.P.D. कैंडोल। इन्होंने ये टर्म दिया था, ये टर्म दिया था, शब्द दिया था ये। और फादर जो इसके बोले जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं, नाम सुना ही होगा आपने, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इनको कहा जाता है। स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन की बात बताई। अब बात ये आती है कि टैक्सोनॉमी जो कि रूल्स वगैरह के बारे में बताती है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुप्स में डाला जाता है। तो अब इसके जो एलिमेंट्स हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो टैक्सोनॉमी के जो एलिमेंट्स हैं वो मेन हम क्या बोलते हैं, 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी के अंदर 3 एलिमेंट आते हैं। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आता है नोमेनक्लेचर, तीसरा आता है क्लासिफिकेशन। पहला आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप फॉरेस्ट, जंगल में जा रहे हो, आपको कुछ अलग दिखाई दिया, वहाँ पे मान लीजिए कुछ जानवर आपको अलग से दिखाई दिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप एज अ साइंटिस्ट आपको करना है कि उसको अलग से आपको क्लासिफाई करना है, ग्रुप में डालना है उसको, सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे उसको, ऑब्जर्व करोगे, आइडेंटिफाई करोगे उसको कि एक्चुअल में ये किसके जैसा लग रहा है। भाई जो चीज़ आपको पता है आप उसी से तो कंपैरिजन कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको पहली बार आपने लाइफ में अपनी कुछ चीज़ देखी है और आप किसी दूसरे को बताना चाहते हो कि एक्चुअली ये मैंने वो देखा है, एक्चुअल में ऐसी चीज़ मैंने देखी, तो आप क्या करोगे, उसको कंपैरिजन करोगे, ये कुछ उसके जैसा था। जो चीज़ हम जानते हैं आज के टाइम पे आप उससे कंपैरिजन करोगे उसका, क्योंकि दूसरों ने आज तक वो देखी नहीं है। तो आप क्या करोगे कि जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो पहले से जो नॉन जो स्पीसीज है जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं, जो आसपास के आराम से जो दिखाई देती है हमें स्पीसीज, उनसे आप उसकी कंपैरिजन करोगे, उसके साथ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखोगे। अगर मोस्टली सिमिलैरिटी उसी के साथ पाई जाती है तो आप उसी के साथ सेम ग्रुप में डालोगे उसको, अदरवाइज आप उसका दूसरा ग्रुप बनाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे कि यार एक्चुअल में इसके अंदर, मान लीजिए आप 4 पैरों वाला कोई जानवर दिखाई दिया है, तो आप करोगे भाई इसके गाय की तरह 4 पैर हैं, गाय की तरह ही ये क्या देता है कि ये दूध देती है, इस तरह के जानवर हैं और ये चलता है इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, उसके कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के यानी कि इसको आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको, ठीक है, पहचान पर रहे हो।
जो प्रेजेंट, जो आज के टाइम पे जो नॉन जो स्पीसीज है उसके साथ कंपेयर करके, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो किसी को अगर ग्रुप में डालना है, ग्रुपिंग करनी है ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा उसको, उसके फीचर के बारे में आप लिखोगे कि हाँ भाई ये फीचर पाए जा रहे हैं, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपैरिजन करके। तो पहला आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि नामकरण, नाम रखना। तो नाम रखने की जो प्रोसेस है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, अभी नाम रखने की जरूरत क्या पड़ी? अब ये जरूरत पड़ी कि भाई इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट। दूसरी बात, जैसे आप इंडिया को ही ले लो। अब अगर आप मानते हो कि एक मान लीजिए कोई सामान है, वो आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर, आपको मान लीजिए उसको XY के नाम से जानते हैं किसी भी चीज़, तो आप ये तो पक्का नहीं है ना कि क्या उसी चीज़ को साउथ इंडिया में जाएंगे तो उसी चीज़ से, उसी नाम से जो यहाँ पे बोल रहे हैं उसी नाम से पहचाना जाए। तो अलग अलग एरिया में एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम उसका हो सकता है। इस दुनिया के एक कोने में उसी ऑर्गेनिज्म को अलग नाम से पुकारते हैं, दूसरे कोने में दूसरे नाम से, अलग अलग एरिया में, डिफरेंट एरिया में अर्थ के अलग अलग नाम से पुकारते हैं उसको। तो इससे क्या होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन नाम उसके अलग अलग है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, नहीं होगा? तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या है कि एक सिस्टम बनाया गया कि एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नाम से पुकारा जाएगा, एक ही नाम रखा जाएगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल के अकॉर्डिंग। तो वो होता है नोमेनक्लेचर, नाम रखा जाता है। कन्फ्यूज़न दूर किया जाए इसलिए नाम रखा जाता है। अब ये जो नाम रखा जा रहा है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल होते हैं, पूरे वर्ल्ड जिसको रूल को मानता है, ये वो रूल होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स की बात कर रही है, तो जैसे प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट का अगर नाम रखना है तो प्लांट का नाम कौन रखेगा? ये रखेगा ICBN, एक संस्था है जो वर्ल्ड में जितने भी प्लांट है उनके नाम रखने के लिए जो गाइडलाइन है, रूल्स है, वो बनाती है। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं नॉर्मल एग्जाम में, आपके जो एग्जाम होते हैं स्कूल के अंदर उसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के लिए जो नाम रखता है वो है ICZN, मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो एनिमल्स के लिए ICZN और प्लांट के लिए ICBN। अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए ICNB, तो आप इसका मतलब बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर मत समझना, क्योंकि ICBN सीक्वेंस याद रखना, BN, ठीक है, ये प्लांट के लिए। अगर NB लिखा मिल जाए तो आप सोचो कि चलो नोमेनक्लेचर और बॉटनिकल जो है आगे पीछे कर दिया, ये नहीं है, इसका मतलब है बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया के लिए है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के नाम के लिए जो एक संस्था है उसके लिए क्या बोलते हैं, ICNB होती है। ऐसे ही वायरस के लिए होती है ICTV, मीन्स इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, तो ये वायरस के लिए है। खैर आपके NCERT के अकॉर्डिंग क्या ICBN और ICZN है। ठीक है, ये मैंने अलग से आपको बता दिए। अब बात ये आती है, ये तो नाम रखते हैं, लेकिन नाम किस बेसिस पे रखा जाता है, इसकी बात आती है कि क्या रूल है एक्चुअल में। वो रूल क्या है नाम रखने के? तो नाम रखने के जो रूल हैं वो सबसे पहले जो बात आती किसने दी थी, वो दिए थे जो टैक्सोनॉमी के जो फादर कहे जाते हैं, कैरोलस लीनियस। इन्होंने बताया था कि एक्चुअल में कि नाम कैसे रखे जाते हैं, यानी कि पहली बार जो लार्ज स्केल पे यूज़ किया वो कैरोलस लीनियस ने किया था। तो आज के टाइम पर जो नाम दिए जाते हैं, किस बेसिस पे नाम दिया जा रहा है, ये जो सिस्टम बनाया था नाम देने का कि भाई जैसे ICZN दे रहा है जूलॉजिकल नेम और ICBN दे रहा है प्लांट के बॉटनिकल नेम, तो किस बेसिस पे देगा, नाम रखने का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो वो दिया था जो टैक्सोनॉमी के जो फादर हमने लिखे थे, वही कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने पैटर्न बनाया था ऑर्गेनिज्म के नाम रखने का। तो इन्होंने नोमेनक्लेचर दिया था कि भाई सिस्टम क्या दिया था, इनके नाम देने वाले सिस्टम को कहा गया
नोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब इसके इनके अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम रखा जाता है साइंटिफिक नेम, तो वो दो नेम होंगे उसके, ठीक है, दो नाम होंगे। तो बाइनोमियल यानी कि दो नाम होंगे उसके, टू नेम्स, दो नेम्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक, क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। सबसे सिंपल आपके एनसीईआरटी में यही दिया गया है, इसलिए यही एग्जाम्पल मैंने लिया। तो मैंजीफेरा इंडिका ये क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि दो नाम होंगे, तो मैंगो है तो मैंगो का क्या होगा भाई, दो नाम। पहला नेम किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये इसका जेनेरिक नेम है, यानी कि इसके वंश को रिप्रेजेंट करता है। और इंडिका इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी कि स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक पद है नाम का, ठीक है। तो पहला जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पीसीज जाति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि जितने भी नाम रखे जाते हैं, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो नाम एक्चुअल में क्या होते हैं, वो लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, यानी कि उनका ओरिजिन कैसा है, लैटिन ओरिजिन होता है इनका। अब ये लैटिन ओरिजिन क्यों है, क्योंकि देखिए लिखते टाइम क्या देखते हैं, पहले ये देखिए कि लिखते टाइम सबसे पहले देखा जाए तो अगर हम लिखते हैं तो अंडरलाइन किए जाते हैं और सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं। जैसे जीनस का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सेपरेटली अंडरलाइन किया मैंने, और इंडिका जो स्पीसीज नेम है ये इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया। तो ये तो लिखते टाइम है, लेकिन जब प्रिंट किया जाता है, ठीक है, जैसे टाइप करते हैं प्रिंट किया जाता है, तो प्रिंट करते टाइम पर किताब वगैरह में आप देखोगे तिरछे लिखे रहते हैं साइंटिफिक नेम, क्या बोलते हैं, इटैलिक्स के अंदर। तो इटैलिक्स के अंदर लिखे जाते हैं, छपते हैं जब प्रिंट होते हैं, और लिखते हैं तो अंडरलाइन किए जाते हैं। ये क्या दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से क्या हुए, इनका ओरिजिन हुआ है। अब ये लैटिन ही क्यों है, कि कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लैटिन क्यों है, कि एक्चुअल में जो नाम वगैरह लैटिन ओरिजिन बोल रहे हैं या इसलिए है क्योंकि जो कैरोलस लीनियस है, इनके टाइम पर जब ये उस टाइम पे थे, जब नोमेनक्लेचर दिया, तो उस टाइम पर जो एक्चुअल में जो लैंग्वेज थी स्कॉलर्स की, वो लैटिन भाषा थी, लैटिन लैंग्वेज थी, इसलिए लैटिन ही इनका ओरिजिन की एक्चुअल में दिखाने के लिए कि ये लैटिन। अब दुनिया में कोई भी देश अगर नाम दे रहा है लेकिन इसी पैटर्न से देगा, नाम तो वो देगा लेकिन इसका जो पैटर्न होगा वो लैटिन होगा। तो ये दिखाएगा कि इसका लैटिन ओरिजिन है, जो नोमेनक्लेचर करने वाला था जिसने पैटर्न दिया है वो लैटिन है, ठीक है। तो इसलिए लैटिन को दिखाने के लिए ये पैटर्न दिया जाता है कि स्कॉलर की लैंग्वेज कैसी थी, लैटिन थी उस टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि रामायण और महाभारत के टाइम पर जो रहे होंगे, जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो संस्कृत। तो उनके टाइम पे संस्कृत थी, तो आज भी अगर हम उठा के देखते हैं शास्त्र वगैरह तो वो संस्कृत में मिलते हैं मोस्टली। ऐसे ही जो इनके टाइम पर जो लैंग्वेज थी स्कॉलर्स की वो लैटिन थी, इसलिए ओरिजिन को लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं इसी के अंदर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। तो जब लिखा जाता है, जैसे पहला नाम जेनरिक नेम है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा स्पीसीज को। अगर यहाँ पर आगे भी लिख सकते हैं, जैसे लिन लिखा जाए, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि डिस्कवरर, भाई जिसने नोमेनक्लेचर दिया था उसके बारे में बता रहा है, यानी कि पहला जीनस है, दूसरा स्पीसीज है, उसके बाद में उसका जो नोमेनक्लेचर जो पैटर्न दिया है, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। तो लिन, इनके शुरू के अक्षर आगे यहाँ पर। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान और रखनी है कि जब ये अलग से आता है तो आपको इसके ना तो अंडरलाइन करनी है, और जब टाइप फॉर्मेट में हो, आप टाइप में या किताब में भी देखेंगे, बुक्स में देखोगे तो आपको ये तो तिरछे दिखाई देंगे लेकिन ये तिरछा नहीं दिखाई देगा, इटैलिक्स में नहीं होगा। यानी कि जो जीनस और स्पीसीज जो नेम है वो तो इटैलिक्स में छपते टाइम, प्रिंट के टाइम पर और लिखते टाइम अंडरलाइन होंगे, लेकिन ये ना तो अंडरलाइन होगा लिखते टाइम, ना ही ये इटैलिक होगा। नॉर्मल इंग्लिश में जैसे लिखते हैं नॉर्मल होगा ये, ठीक है। इस तरीके से चलता है नाम। तो ये जो पैटर्न था प्लांट या प्लांट और एनिमल को के नाम रखने का, जो पैटर्न लिनियस ने दिया था, ये एक्चुअल में इन्होंने कब दिया था और कहाँ पर दिया था। तो कैरोलस लीनियस, जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने, भाई इनकी एक बुक थी
प्लांट्स के लिए। पहले तो इन्होंने का जो नोमेनक्लेचर आया वो प्लांट्स के लिए आया था, तो पहले जो इनका जो नोमेनक्लेचर आया वो प्लांट्स के लिए आया। इन्होंने प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के बारे में दिया, रूल्स वगैरह दिए, और इसको इन्होंने पब्लिश किया, छापा अपनी बुक में, जिसका बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम इस बुक का नाम था। ठीक है, अब ये बुक के अंदर क्या था, प्लांट्स के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में दिया गया था। अब ये बुक जो है 1 मई 1753 इस दिन ये क्या हुई थी, ये पब्लिश हुई थी। इस दिन इसका पब्लिकेशन हुआ था, पब्लिश हुई थी। इसलिए मानते हैं कि 1 मई 1753 इससे पहले जो नाम दिए गए थे साइंटिफिक नेम वो नहीं माने जाते। इसके बाद के जो नाम है, जो बाइनोमियल सिस्टम, एक्चुअल में ये मान के चलते हैं कि प्लांट के लिए जो बाइनोमियल सिस्टम है, बाइनोमियल सिस्टम तब से लागू हुआ था 1 मई 1753। यानी कि इसके बाद से जो नाम दिए जाते हैं वो तो एक्सेप्टेबल हैं, बाकी इस डेट से पहले वाले जो प्लांट के नाम है वो एक्सेप्टेबल आज की डेट में नहीं है। ऐसे ही दूसरी बात करते हैं एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स के लिए इन्होंने जो बाइनोमियल जो सिस्टम, जो नोमेनक्लेचर है, उसके जो रूल्स वगैरह दिए थे वो दिए थे इन्होंने अपनी बुक सिस्टमा नेचर में। सिस्टमा नेचर में दिए थे, जो कि पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758। ये पब्लिश हुई थी इस दिन। यानी कि इस दिन के बाद जो नेम दिए गए एनिमल्स के लिए उनको वो एक्सेप्टेबल है। इससे पहले जो एनिमल्स के नेम दिए थे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लांट के लिए इससे पहले एक्सेप्टेबल नहीं है जो दिए गए थे, एनिमल के लिए इस डेट से पहले वाले नेम एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद क्यों? क्योंकि प्लांट के लिए, बॉटनी के लिए जो रूल्स जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो इस दिन माना जाता है, और एनिमल के लिए इस दिन माना जाता है। तो तब से ये मानते हैं। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक तो आपको ये बुक्स के नाम पूछ लेते हैं आपसे, कि मोस्टली पूछते हैं सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर किसने लिखी है और स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। स्पीसीज प्लांटेरम प्लांट्स के लिए और सिस्टमा नेचर एनिमल्स के लिए। कैरोलस लीनियस कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब बात ये आती है कि जैसे कुछ टर्म्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसा हो कि जैसे एक नाम रख दिया गया एक ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद में उसके कुछ 1-2 नाम और अलग से रख दिए गए, तो क्या होगा? ऐसे केस में जो फर्स्ट नेम, जो पहले नाम रखा है, जो ओल्ड नेम होगा वो वैलिड होगा। ओल्ड नेम होगा वैलिड, और बाकी के जो दूसरे नेम होंगे, इसका मतलब वो नहीं कि जो बाद में रखे गए वो इनवैलिड हो जाएंगे। उनको क्या कहा जाएगा? उस नेम का सिनोनिम कहा जाएगा। उस नेम का क्या कहा जाएगा? सिनोनिम्स कहा जाएगा। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा नेम रख दिए जाएं तो सबसे ओल्ड वाला, पुराने वाला तो एक्सेप्टेबल होगा, वैलिड होगा, बाकी सबको उनके सिनोनिम्स कहे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ड आप ये देख सकते हैं, टोटोनिम्स। टोटोनिम्स, ये टोटोनिम्स क्या है? तो टोटोनिम्स क्या होता है? जब जीनस और स्पीसीज का नेम सेम होता है उसको टोटोनिम्स कहते हैं कंडीशन को। जैसे रैट का साइंटिफिक नेम क्या है? रैटस इसका नेम है। ठीक है, रैट का। तो रैटस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये देखिए जीनस भी सेम है वही, और स्पीसीज भी वही है। तो जीनस और स्पीसीज दोनों वही है, तो इसको क्या बोलते हैं? टोटोनिम्स। बाकी टोटोनिम्स जो है ये कंडीशन आपको सिर्फ जूलॉजी के अंदर ही देखने को मिलती है, सिर्फ जूलॉजी के अंदर। बॉटनी के अंदर ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि टोटोनिम्स सिर्फ वैलिड हैं जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए टोटोनिम्स वैलिड नहीं है। तो ये तो रहा दूसरा, यहां पर खत्म होता है नोमेनक्लेचर। अब तीसरा जो टैक्सोनॉमी के अंदर आता था वो था हमारा, देखो पहला आइडेंटिफिकेशन था, दूसरा नोमेनक्लेचर, और तीसरा क्लासिफिकेशन। तीसरा है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जैसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिज्म के,
ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनका नाम रखा गया और उसके बेसिस पे क्या करते हैं बाद में उनके फीचर अगर सिमिलर मिल रहे हैं तो एक ग्रुप में रख दिया, दूसरे के साथ में मिल रहे हैं तो दूसरे ग्रुप में रख दिया। इस तरीके से सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स अगर होते हैं तो इनके बेसिस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं यानी कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इस टॉपिक में ही लास्ट में एक वर्ड आ रहा है आपका, एक वर्ड आप देखते हैं बुक के अंदर, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स, तो सिस्टमेटिक का एक्चुअली मतलब क्या है, ये वर्ड वहीं से आया है, सिस्टमा से, सिस्टमा से आया है, ठीक है। और सिस्टमा कहाँ से था, कैरोलस लीनियस ने इस सिस्टमा को ही अपने बुक के टाइटल में, जो जूलॉजी के लिए, एनिमल्स के लिए जो बुक इन्होंने पब्लिश की थी, सिस्टमा नेचर, तो वहाँ पे सिस्टमा वर्ड को इन्होंने यूज़ किया था। और सिस्टमेटिक भी देखो किससे बना है, सिस्टमा से बना है। मतलब क्या है सिस्टमा का, सिस्टमा का जो मतलब है ऑर्डर या फिर सीक्वेंस, ऑर्डर या सीक्वेंस, यानी कि सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमिक, एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना ही सिस्टमेटिक्स कहलाता है। और इस वर्ड को सबसे पहली बार किसने, कैरोलस लीनियस ने ही क्या किया था, यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ तक ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है इसका डाइवर्सिटी का। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।